स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर दीपा ढाकेज नीट बायोलॉजी। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे बीजांड की संरचना। एक्चुअली बाय मिस्टेक लास्ट क्लास में मैंने ये टॉपिक स्किप किया था और डायरेक्टली गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को प्रारंभ किया था। दैट्स वाई आज हम पहले बीजांड की संरचना पढ़ेंगे और फिर उसके पश्चात हम जो गुरु बीजाणु जनन कंप्लीट कर लिया है हमने और मादा युग्मकोद्भिद की संरचना को कंप्लीट किया था, तो नेक्स्ट सेशन में फिर हम नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। सो अगेन आई एम सॉरी फॉर दैट। बीजांड की संरचना हम पढ़ते हैं क्योंकि यहीं से आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर में स्टार्ट होता है। बीजांड जब आप पढ़ रहे हैं तो बीजांड मतलब आप देखिए कि किसके अनुरूप है या किसके समकक्ष होते हैं। क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ है टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। तो टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म जब हम पढ़ते हैं वहां पर हम मुख्य रूप से जिम्नोस्पर्म अगर आप पढ़ रहे हैं और टेरिडोफाइटा पढ़ रहे हैं किंगडम प्लांटी में, तो आप वहां पर पढ़ते हैं कि जो मेगास्पोरेंजियम है या गुरु बीजाणुधानी है वो मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है गुरु बीजाणु अथवा मेगास्पोर के निर्माण के लिए। परंतु पुष्पीय पौधे अथवा आवृत्त बीजी में आप याद रखिए बीजांड उत्तरदायी है आपका गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के लिए, अथवा बीजांड के अंदर जो स्पोरोजीनस अथवा बीजाणुद्भिद कोशिका है उस कोशिका में गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया पाई जाती है, जो कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब पढ़ते हैं कि बीजांड किसके समकक्ष है, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर क्योंकि आ चुका है कि बीजांड आवृत्त बीजी का जो बीजांड है वो अनावृत्त बीजी की किस संरचना के समकक्ष होता है। तो बीजांड आप याद रखिए, जब आप बीजांड की संरचना पढ़ रहे हैं अर्थात आप बीजांड का मीनिंग याद रखिए कि बीजांड आपका गुरु बीजाणुधानी अथवा मेगास्पोरेंजियम आप कह रहे हैं गुरु बीजाणुधानी। गुरु बीजाणुधानी आपकी कहाँ पर उपस्थित होती है? गुरु बीजाणुधानी क्लास 11 चैप्टर 3 को रिकॉल करिए, अनावृत्त बीजी में उपस्थित है। साथ ही साथ अनावृत्त बीजी के साथ साथ टेरिडोफाइटा में भी आप पढ़ते हैं कि टेरिडोफाइटा में भी गुरु बीजाणुधानी उपस्थित होती है। तो अनावृत्त बीजी की जो गुरु बीजाणुधानी है वो आवृत्त बीजी के बीजांड के समकक्ष होती है। अब आज हम जो पढ़ेंगे वो बीजांड की संरचना को मुख्य रूप से पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट्स बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली स्टेट बोर्ड के लिए, वो स्टूडेंट इस संरचना को प्रैक्टिस कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सचित्र नाम डायग्राम बनाइए या सचित्र वर्णन करिए। वर्णन के लिए बहुत कम समय आया है क्वेश्चन, बट केवल लेबल डायग्राम के लिए क्वेश्चन आता है। बीजांड की संरचना को जब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो संरचना में देखिए कुछ महत्वपूर्ण भाग है इसकी संरचना के। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं अध्यावरण, डायग्राम के साथ ही पढ़ेंगे। अध्यावरण अथवा इंटेग्यूमेंट कहते हैं। गुणसूत्र की संख्या इनमें याद रखिएगा। अध्यावरण पेरेन्काइमा ऊतकों से निर्मित है, अतः इसमें गुणसूत्र संख्या द्विगुणित होती है। अध्यावरण के पश्चात एक आप पढ़ते हैं बीजांड द्वारी सिरा अथवा बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल भी इसको कह रहे हैं, क्योंकि सामान्य रूप से माइक्रोपाइल शब्द बार बार आ रहा है एग्जाम्स में। तो माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार आप याद रखिए। डायग्राम के साथ हम ये संरचनाएं पढ़ते चलते हैं। और तीसरा बीजांड द्वार के विपरीत सिरा हम पढ़ते हैं, उस विपरीत सिरे को हम कह रहे हैं निभाग अथवा चलाजा आप कहते हैं। तो ये तीसरा भाग होता है निभाग अथवा चलाजा। 4th पार्ट आप पढ़ते हैं यहाँ पे न्यूसेलस अथवा बीजांड काय। बीजांड का जो मुख्य भाग है, बीजांड का मुख्य भाग बीजांड काय होता है और बीजांड काय भी आप याद रखिए द्विगुणित होगा। निभाग अथवा चलाजा की कोशिकाएं भी द्विगुणित होती है। गुणसूत्र की संख्या इस भाग में बहुत अच्छे से याद रखिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस भी नीट में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो न्यूसेलस अथवा बीजांड काय। फिर हम यहाँ पे पढ़ते हैं जो 5th संरचना है, उस संरचना को हम कहते हैं फ्यूनिकल अथवा फ्यूनिकुलस। तो फ्यूनिकल एक तंतुनुमा संरचना है जिसके द्वारा बीजांड अंडाशय के अंदर उपस्थित होता है। और फिर जो 6th संरचना आप पढ़ रहे हैं, इस साल का नीट का पेपर देखिए
हिलम के लिए क्वेश्चन आया हुआ है। तो 6 नंबर पे हम पढ़ते हैं हिलम। हिलम आप याद रखिए, इंग्लिश का नाम, हिंदी का नाम सॉरी याद नहीं आ रहा है, इसलिए इंग्लिश का ही लिख रही हूँ, हिलम ही कहते हैं जहां तक। तो हिलम के लिए एक क्वेश्चन आया हुआ है, इस संरचना से इसी साल आया हुआ है। तो वो संरचना आपकी है, हिलम संरचना होती है। और इसके पश्चात बीजांड के अंदर अथवा बीजांड के केंद्र में आप याद रखिए उपस्थित होता है भ्रूण कोश अथवा मादा युग्मकोद्भिद। ये संरचनाएं आप याद रखिए। जो मादा युग्मकोद्भिद है, ये मुख्य रूप से युग्मकोद्भिद हम पढ़ रहे हैं। युग्मकोद्भिद कैसी संरचनाएं होती है? अगुणित संरचनाएं होती है। तो ये मुख्य रूप से ये संरचनाएं अथवा इन भागों से आप याद रखिए एक प्रारूपिक बीजांड बना हुआ होता है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वहां पर आपका डायग्राम बना हुआ है प्रारूपिक बीजांड का। वो प्रारूपिक बीजांड आप याद रखिए कैसे होगा। जब बीजांड आप पढ़ते हैं तो अनावृत बीजी में आप ये स्टेटमेंट बिल्कुल याद रखिएगा। जो प्रारूपिक बीजांड है, प्रारूपिक बीजांड मुख्य रूप से आपका निर्मित होता है अथवा किस प्रकार का है? एनाट्रोपस, उल्टा जो होगा, ठीक है। एनाट्रोपस मीन्स जो बीजांड है वो उल्टे होते हैं अथवा अधोवर्ती, इनको हम कहते हैं। ऊर्ध्ववर्ती सीधे बीजांड, अधोवर्ती मीन्स उल्टे बीजांड। तो एनाट्रोपस प्रकार के बीजांड यहाँ पर होते हैं। पहले हम संरचना के द्वारा पढ़ते हैं। यहाँ पर जब आप संरचना निर्माण करना प्रारंभ करते हैं तो यहाँ पे याद रखिएगा सर्वप्रथम हम केंद्र में उपस्थित मादा युग्मकोद्भिद की संरचना को निर्मित करते हैं। यह मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूण कोश के चारों ओर 2 अध्यावरण अथवा आवरण उपस्थित होते हैं। आवरण बीजांड की समस्त परिधि में उपस्थित होते हैं, परंतु एक भाग आपको इस प्रकार उपस्थित है जहां पर आवरण पूर्ण रूप से अनुपस्थित होते हैं। आवरण आप याद रखिए पैरेन्काइमा कोशिकाओं से निर्मित संरचना है तथा इन आवरणों में जब हम पढ़ते हैं तो केवल एक भाग में हम आवरण की कोशिकाओं को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो आवरण है पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा आप पढ़ चुके हैं। कायिक कोशिकाएं होती हैं, स्थायी ऊतक है, और ये कोशिकाएं आपकी गुणसूत्र की संख्या में द्विगुणित होती है। तो ये पार्ट आप याद रखिएगा। कोशिका का स्तर केवल कुछ भाग में ही बनाए हैं, क्योंकि जिन बच्चों को थ्योरी का एग्जाम देना है उनके पास इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है कि आप पूरी की पूरी संरचना में कोशिकाओं को निर्मित कर सके। तो यहाँ पे देखिए ये आपका है बाहरी अध्यावरण अथवा बाह्य अध्यावरण, और ये अपना होता है आंतरिक अध्यावरण अथवा आवरण, ठीक है। दूसरा भाग तो अध्यावरण आप याद रखिए। अध्यावरण द्विगुणित संरचना, पैरेन्काइमा से संबंध निर्मित संरचना, संख्या में 2 है, और बीजांड के पूरे परिधि में अध्यावरण होते हैं। कार्य क्या होगा? मुख्य रूप से इनका कार्य होता है बीजांड को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करना। इसके पश्चात आप पढ़ते हैं बीजांड द्वारी सिरा। तो सेकेंड नंबर पे हमने पढ़ा हुआ है बीजांड द्वार। बीजांड द्वार आप देखिए, बीजांड द्वार एनसीईआरटी में आप पढ़ते हैं तो बीजांड द्वार जहाँ बना जिस भी भाग में होगा वहां पर एम डॉट ई डॉट लिखा होता है। एम का मतलब होता है माइक्रोपाइलैंड अथवा बीजांड द्वारी सिरा आप कह रहे हैं। तो बीजांड द्वार क्या है? बीजांड की वह भाग अथवा बीजांड का वह सिरा जहां पर दोनों ही अध्यावरण अथवा इंटेग्यूमेंट पूर्ण रूप से अनुपस्थित होते हैं, उस सिरे को हम कहते हैं बीजांड द्वार सिरा। और इसका मुख्य कार्य परागण के पश्चात निषेचन के दौरान पराग नलिका को इस द्वार से सीधे प्रवेश प्रदान किया जाता है। तो निषेचन की प्रक्रिया को सुगमता से संपन्न करने के लिए याद रखिए बीजांड द्वारी सिरा बीजांड में विकसित हुआ है। बीजांड द्वार सिरे के विपरीत जो भाग होता है, यह भाग बीजांड का आधारीय भाग कहलाता है। बिल्कुल याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखिए, जो निभाग है वो बीजांड का आधारीय भाग होता है। परंतु अगर आप बीजांड में इसकी उपस्थिति देखेंगे तो इसकी उपस्थिति हमेशा बीजांड द्वार के विपरीत सिरे की ओर होती है। तो बीजांड द्वार का विपरीत सिरा
निभाग कहलाता है और इसे निभागीय सिरा अथवा चलेजल एंड कहते हैं। यहाँ भी कोशिकाएं पेरेन्काइमेटस है, अतः निभाग में भी गुणसूत्र संख्या कैसी होगी आपकी, द्विगुणित होती है। दूसरा, निभाग अगर आप पढ़ रहे हैं तो याद रखिए निभाग आपका आधारीय भाग होता है, तो बीजांड का आधारीय भाग निभाग कहलाता है। फिर इसके पश्चात हम पढ़ते हैं न्यूसेलस अथवा बीजांडकाय। तो प्रारूपिक बीजांड जब आप पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं या ये जो हम संरचना पढ़ते हैं, ये संरचना आप याद रखिए बीजांड की पूर्ण विकसित संरचना है। जब बीजांड का विकास होना प्रारंभ होता है तो प्रारंभिक अवस्थाओं में बीजांड में मादा युग्मकोद्भिद अनुपस्थित होता है, परंतु उसके स्थान पर समस्त द्विगुणित कोशिकाएं अथवा बीजाणुद्भिद कोशिकाएं होती है। तो वह जो मुख्य भाग है बीजांड का, बीजांड के मुख्य भाग को हम बीजांडकाय कहते हैं अथवा न्यूसेलस कहते हैं। जैसे जैसे बीजांड विकसित होते जाता है, बीजांडकाय अथवा न्यूसेलस याद रखिए धीरे धीरे मादा युग्मकोद्भिद की कोशिकाओं के द्वारा और अध्यावरण की कोशिकाओं के द्वारा रिप्लेस होते जाता है। अतः सामान्यतः जो परिपक्व बीजांड होते हैं अथवा निषेचन के पश्चात जब बीजांड बीज में परिवर्तित होते हैं, तब तक आते आते बीजांडकाय मुख्य रूप से अनुपस्थित होते हैं। परंतु पेरिस्पर्म अथवा परिभ्रूण पोष आपने पढ़ा होगा एक संरचना। परिभ्रूण पोष आप याद रखिए, परिभ्रूण पोष वह संरचना है या उसको आप किस संरचना को कहते हैं, जब बीज में बीजांडकाय उपस्थित होते हैं तो वह बीजांडकाय या जो बचा हुआ आपका बीजांडकाय है, वह बचा हुआ बीजांडकाय ही बीज में किसका निर्माण करता है, परिभ्रूण पोष का निर्माण करता है। तो वो हम बीजों को पढ़ते हैं उस समय पढ़ेंगे। तो बीजांडकाय लगभग अगर आप प्रदर्शित करते हैं तो बीजांडकाय को आप याद रखिए निभाग के ऊपर प्रदर्शित करते हैं और बीजांडकाय भी मुख्य रूप से द्विगुणित होगा। इसके पश्चात हम पढ़ते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल का अर्थ होता है एक तंतु जो पुनः द्विगुणित पेरेन्काइमा ऊतक से निर्मित होता है और यह तंतु का मुख्य कार्य बीजांड को अंडाशय की भित्ति से अटैच करना होता है। तो फ्यूनिकल के द्वारा यह बीजांड, यहाँ पे याद रखिए आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है, इस साल भी हमने पढ़ा है कि जो मादा स्त्रीधानी है यह मुख्य रूप से निर्मित होती है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर आप याद रखिए, अंडाशय के अंदर ये संरचना उपस्थित है और यह संरचना जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये संरचना हम ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये संरचना आप याद रखिए। जो बीजांड है यह बीजांड कहाँ पर उपस्थित होता है, अंडाशय के अंदर उपस्थित है और अंडाशय की भित्ति से बीजांड किसके द्वारा अटैच होता है, तो याद रखिए बीजांड किसके द्वारा जुड़ा हुआ होगा, मुख्य रूप से तंतुनुमा संरचना फ्यूनिकल के द्वारा जुड़ा होता है। इस फ्यूनिकल में याद रखिएगा जाइलम तथा फ्लोएम ऊतक का एक संवहन तंतु उपस्थित होता है। यह तंतु मुख्य रूप से जल एवं भोज्य पदार्थ को विकसित होने वाले फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद को जल एवं भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। इस तंतु को मुख्य रूप से रेफी कहा जाता है, ये भी याद रखिए। तो यह तंतु आपका क्या कहलाएगा, यह संवहन ऊतक का एक बैंड उपस्थित है, उस बैंड को हम रेफी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब आप ये ड्रॉ करते हैं तो ये रफ अगर आप करते हैं, आप अगर ड्रॉ करेंगे तो नहीं आप रफ करते हैं, बट ये पार्ट देखिए ये जो भाग है ये भाग आपका कहलाता है बीजांड और ये जो इतना तंतु है यहाँ तक का भाग कहलाता है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल और बीजांड एक दूसरे से आके एक भाग पर अटैच होते हैं। ये जिस भाग में आके अटैच हो रहे हैं या जुड़ते हैं, तो बीजांड का मुख्य भाग आप याद रखिएगा, वह स्थान जहां पर बीजांड का मुख्य भाग अर्थात बीजांडकाय आके किससे जुड़ रहा है, फ्यूनिकल से जुड़ता है, उस भाग को हम कहते हैं हिलम। तो ये पार्ट याद रखिएगा, इस भाग को इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, हिलम कहते हैं। इसी साल ये 2020 के नीट में क्वेश्चन आ चुका है, तो ये पार्ट आप याद रखिए। हिलम का अर्थ है कि वह संरचना जिसके द्वारा बीजांडकाय फ्यूनिकल से जुड़ा हुआ होता है, उस संरचना को आप कहते हैं
हिलम कहते हैं। तत्पश्चात आप पढ़ते हैं कि जो नेक्स्ट संरचना यहाँ पर है हिलम के बाद फीमेल गैमेटोफाइट। अब चूंकि देखिए मादा युग्मकोद्भिद की संरचना हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, बाय मिस्टेक पढ़ी हुई है हम लोगों ने, ठीक है। तो वहां पर आप याद रखिए, अब मादा युग्मकोद्भिद की संरचना आपको क्लियर है तो ये संरचना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये मादा युग्मकोद्भिद में हम पढ़ रहे थे कि बीजांड द्वार सिरे की तरफ हमेशा अंड उपकरण उपस्थित होता है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 7 कोशिकीय संरचना अथवा 8 केंद्रकीय संरचना है। अंड उपकरण के दोनों ओर फिलीफॉर्म एपरेटस अथवा तंतु रूप समुच्चय कहते हैं। लास्ट क्लास में मुझे नाम याद नहीं आ रहा था फिलीफॉर्म एपरेटस के लिए, तंतु रूप समुच्चय। तो तंतु रूप समुच्चय उपस्थित है। ये समुच्चय आपका सिनर्जिट कोशिका अथवा सहायक कोशिकाओं में है। ये जो संरचना है ये संरचना अंडा उपकरण और सिनर्जिट अथवा सहायक कोशिका मिलके ये संरचना आपका निर्माण कर रही है अंड उपकरण। तो अंड कोशिका और सिनर्जिट मिलके अंड उपकरण का निर्माण कर रहे हैं। अंड उपकरण बीजांड की अगुणित संरचना है। निभाग अथवा चलाजा की तरफ आपने पढ़ा था, 3 कोशिकाएं हैं और ये तीनों कोशिकाएं प्रतिव्यासांत कोशिकाएं कहलाती है। और प्रतिव्यासांत कोशिकाएं भी आप याद रखिएगा, प्रतिव्यासांत कोशा अथवा एंटीपोडल सेल भी बीजांड की मादा युग्मकोद्भिद में पाई जाने वाली अगुणित संरचना है। और मध्य में केंद्रीय भाग में द्वितीयक केंद्रक उपस्थित होता है। द्वितीयक केंद्रक केंद्रीय कोशा में उपस्थित है और द्वितीयक केंद्रक मादा युग्मकोद्भिद में पाई जाने वाली द्विगुणित संरचना होती है। और यह तीनों संरचनाएं मिलकर आप याद रखिए किसका निर्माण कर रही है, फीमेल गैमेटोफाइट का अथवा मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करती है। ये पार्ट याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप इसी संरचना को पढ़ते हैं भ्रूण कोश, क्योंकि इसी में भविष्य में जब निषेचन संपन्न होगा तो निषेचन के पश्चात आप याद रखिए भ्रूण का निर्माण हमेशा बीजांड के किस सिरे पे होता है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। भ्रूण का निर्माण हमेशा याद रखिए बीजांड के बीजांड द्वारी सिरे की ओर ही पाया जाता है, ठीक है। तो ये संरचना आप याद रखिएगा, ये पार्ट ऑलरेडी इस साल आ चुका है। रेफी को फिर आप नीट के पर्पस के लिए याद रखिए। गुणसूत्र की संख्या प्रत्येक भाग में याद रखिए। डेफिनेशन के फॉर्म में बार बार जो संरचना है वो किसकी आ रही है, निभाग के लिए आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीजांड का आधारीय भाग है। तो आधारीय भाग मतलब आप याद रखिएगा निभाग, ठीक है। तो आज का ये सेशन में यहीं पे कंप्लीट करूंगी क्योंकि ये पार्ट अपना स्किप हो गया था। नेक्स्ट सेशन से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे परागण की प्रक्रिया। लास्ट क्लास में भी मैंने कहा है परागण ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस साल का पेपर भी आपने देखा होगा, तो जल परागण से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली के लिए। तो वो डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स का पार्ट जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन तक सभी स्टूडेंट्स को जो हिंदी मीडियम के हैं सभी को कहूंगी कि चैनल के साथ कनेक्ट रहिए, वीडियोस को शेयर करिए और जो स्टूडेंट्स न्यू कनेक्ट हुए हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अगले सेशन तक मोटिवेट रहिए और हार्ड वर्क करते रहिए।